Okay. Okay. नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे डेन न्यूज और मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। पटना के बालिका गृह मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 4 लोगों पर न्यायालय में परिवाद दायर। गवाही देने पहुंची महिला के साथ कोर्ट में मारपीट, घंटों हुआ बवाल। और बच्चा चोरी के आरोप में जेल में बंद नूर मोहम्मद को मिला परिवार का साथ। घर वाले समझ बैठे थे कि वह मर चुके हैं। और अब बढ़ती हूँ आज की खास खबरों की। बिहार में एक बार फिर से शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सुर्खियों में है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद पटना के गायघाट बालिका गृह में लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म का मामला सामने आया। रिमांड होम से भागी एक युवती ने शेल्टर होम संचालिका वंदना गुप्ता पर लड़कियों का शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। काटी के पकड़ी जलाल गांव निवासी आनंद कुमार झा ने इस मामले को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, विभागीय निदेशक राजकुमार और उत्तर रक्षा बालिका गृह गायघाट की संचालिका वंदना गुप्ता को आरोपित करते हुए मुकदमा दायर कराया है। आनंद कुमार झा ने कहा कि समाचार पत्र और चैनलों के माध्यम से उन्हें इस मामला की जानकारी हुई। लड़कियों ने कई प्रकार के आरोप लगाए, जिसमें देह व्यापार करने तक का आरोप है। परिवादी के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के मुकदमे को स्वीकार करते हुए 16 फरवरी को सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की है। हम लोगों ने एक मुकदमा दर्ज किया है। वंदना गुप्ता, संचालक उत्तर रक्षा बालिका गृह गायघाट पटना, एवं निदेशक राजकुमार समाज कल्याण, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर सिंह जिलाधिकारी पटना, इन सभी के द्वारा बालिका गृह कांड के दोषियों को बचाया जा रहा है। इन लोगों ने इनको क्लीन चिट दे दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं महिलाओं को हम सुरक्षा दे रहे हैं, महिला शोषण पर हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, प्रशासन को सरकार पूरा सजग है, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के संस्था के द्वारा जो चलाया जाता है उस बालिका गृह में बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ शोषण होता है। उनको अगर आवाज़ कोई उठाती है तो उनको हत्या कर दिया जाता है, उनको तरह तरह का टॉर्चर किया जाता है, नशीली दवा खिलाकर उनके साथ गलत किया जाता है। इस शोषण के खिलाफ हम लोगों ने आज मुकदमा दर्ज किया है। आज सामाजिक कार्यकर्ता आनंद कुमार झा के द्वारा न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है, जिसमें सुनवाई पर अगली डेट 16 को रखा गया है। इसमें इन जुर्म धारा जो है सो 366, 354, 27 भी, 376, 313 और 120 भी, 323, 324, 307, 302 IPC के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें अगली सुनवाई 16/2 को रखा गया है। इसमें क्या है, इन धाराओं में जैसे कि नशीली पदार्थ और मादक द्रव्य का जो भी सेवन करा करके महिला जो यहाँ की संचालिका गायघाट जो बालिका गृह की हैं, उनके द्वारा कुछ नेताओं के, कुछ ऐसे बड़े पदाधिकारियों के यहाँ भेजा जाता है उन बच्चियों को, और सेक्स कराया जाता है। उसके बाद अगर वो गर्भ हो जाती है बच्ची तो उसका गर्भपात कराया जाता है, उसकी हत्या हुई। दूसरी चीज़, अगर उसको मजबूर किया गया बच्ची को और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
जिसमें खुद लड़की रो रो करके कह रही है कि हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार ऐसा किया गया है, जो उसका जीता जागता आप लोगों के समाचार माध्यमों से मिला है, और वैसा नहीं करने पर उसकी हत्या की जाती है। और यही सब है, इसी को लेकर के आज मुकदमा ये मुकदमा किया गया है। एक वंदना गुप्ता है, उसके बाद यहाँ राजकुमार विभाग निदेशक हैं जो समाज कल्याण के हैं पटना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और चंद्रशेखर सिंह जो माननीय डीएम पटना। अगली सुनवाई 16/2/22 को रखी गई। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पक्ष के लोगों ने महिला प्रीति के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया, जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान सुरक्षाकर्मी के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। बेतिया की प्रीति ने बताया कि आज से 5 माह पूर्व उसे करजा थाना में केस दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रीति ने बताया कि आरोपी युवक उससे देह व्यापार का धंधा करवाना चाह रहा था। पिछले साल नवंबर महीने में आरोपी युवक उसे लेकर देह व्यापार करवाने लेकर जा रहा था, तभी वह कर्जा में गाड़ी से कूद गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वह अभी भी जेल में बंद है। इसके बाद से आरोपी के परिवार वाले उसे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। मंगलवार को कोर्ट में उसी केस के सिलसिले में आई थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें दबोच लिया, जमकर पिटाई भी कर दी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि झूठा केस में फंसाकर जेल भेजा गया था, जबकि दोनों शादी कर चुके थे। कर्जा थाना से पूछिए, कर्जा थाना वाला से पूछिए, इसका भाई हमसे गलत कराता था, हम करना नहीं चाहे। कर्जा थाना में गया, इसका भाई हमको वैशाली गौर पर ले जा रहा है, हम बाइक से कूद करके हम वहाँ गए। 2 नंबर है, 2 नंबर हमारे बेटा को हमेशा गलती करता है, हमारे बेटा को पता नहीं। क्या हुआ था पूरा बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ गलत होता था, हम गए, हम बोले कि कर्जा थाना में जाकर के सारा बात बोले, वहाँ से गाँव में गया जाकर के सब कुछ लिया। उसके बाद झूठ मिला, सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है, सारा ये झूठ बोल रही है। भाई के जीवन से खेल रही है, इसका पैसा 4-5 लाख रुपया उसके लिए लूट करके बर्बाद कर दिया। दोस्त यार के चक्कर में मेरा भाई धंधे वाली है, ये लड़के में गति व्यापार करती है। 1 लाख से 2 लाख के 10 से 20 हजार रुपए लड़की लेती है। ये अच्छा मोटा घर पार्टी को पकड़ती है, ये छोटा मोटा से नहीं पकड़ती है। अभी कहाँ है आपका भाई? मेरा भाई जेल में है, अभी जेल में ये जेल भेजी है। इसको क्या आरोप लगा कि जेल भेजी है? मेरे से धंधा करवाता है। हमारा मतलब कि भाई से कब शादी किया था आपके भाई? 2 साल पहले, 2 साल पहले शादी की थी। भाई हो गया उसको, मतलब कि नवंबर में गया है, नवंबर में गया कब ली शादी। ये लड़की आज पहले से जो एक अभियुक्त है, उस अभियुक्त के साथ यह इसका गलत संबंध बना करके इसके साथ शादी किया और बतौर जो है सो पत्नी के रूप में रखे हुए था। यह इसी बीच में 3-4 महीना जो बीतने के क्रम में कोर्ट वगैरह बंद था, तो यह आई थी कि हम अपनी ओर से इसी बीच में एक अपना जो लड़का अच्छा ही समझ करके उससे दूसरी शादी किया, लेकिन उसके साथ पहले से ही शोषण किया जा रहा था। इस चीज़ की जानकारी लेकर वह यहाँ न्यायालय में देना चाह रही थी कि उस पति से हमको अब कोई सरोकार नहीं है, उसके साथ नहीं रहना है। उसके परिजन जो है हमारे साथ सताने का काम मारपीट करके, और वही न्यायालय में दे करके हम बरी हो जाएंगे, हम अपने जो अब नए पति हैं उनके साथ घर बसाना चाहते। लेकिन इसी तीसरी शादी करना चाह रही है, दूसरी शादी जो अभी जो वर्तमान में जो आज का जो वह लोगों ने घेर करके उसके परिजन उसके जो लोग थे आए हुए थे कि नहीं ससुराल पक्ष के लोग तुमको न्यायालय में कुछ भी नहीं करने देंगे, न कुछ तुमको देने देंगे, तुम चलो घीस पीट करके उसको जान मतलब मारपीट भी कर रहे थे, उसको जानलेवा हमला भी किया जा रहा था। इस बीच बचाव में परिवार वाले 4 साल से जिसे मृत समझ रहे थे वह मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद है। घर वालों ने तो मृत जानकर आस ही छोड़ दी थी, लेकिन उनके जीवित होने की जानकारी मिली, परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम बात करें पश्चिम बंगाल के बोरबा थाना के मुर्शिदाबाद के रहने वाले नूर मोहम्मद की। वह पिछले 4 साल से मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद है। अब उनके परिजन को उसकी जानकारी लगी है कि वो जीवित है।
नूर मोहम्मद के पुत्र जलील खान अपनी पत्नी बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। जेल में बंद अपने पिता के वीसी के माध्यम से मुलाकात भी की। अब नूर मोहम्मद की जमानत की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 4 साल पहले हथौड़ी पुलिस ने उसे बच्चा चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज तक कोई भी खोज खबर लेने नहीं गया, लेकिन परिजन को उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो लोग तो उन्हें मृत समझकर जीवन जीने लगे थे। अधिवक्ता हुमा प्रवीण ने बताया कि डीएलएसए द्वारा उन्हें 3 महीने पूर्व नूर मोहम्मद के केस की पैरवी करने को कहा गया था। इसके बाद उन्होंने केस से संबंधित कागजातों को खंगाला। इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी कि नूर मोहम्मद का राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद वो जेल में उससे मिलने गई, लेकिन उनकी भाषा ना तो वो समझ पा रही थी, ना उनकी भाषा को नूर समझ रहा था। फिर भी वह जो बोल रहा था उसे वह डायरी में लिख रही थी। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने और भी कई माध्यमों से जानकारी जुटाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी भाषा बोल रहा है। किसी ने त्रिपुरा तो किसी ने असम और पश्चिम बंगाल का भाषा बोलने की बात कही। वहीं कुछ ने कहा कि वह आतंकवादी है, लेकिन उन्होंने खोजबीन जारी रखा। इसके बाद इंटरनेट पे खंगालना शुरू किया। इस दौरान उसके सही पता मिल गया। इसके बाद उन्होंने वहां के प्रशासन से संपर्क किया, फिर बोरवा थानेदार से बात की। वहां से उसके घर का सही पता और परिजन का मोबाइल नंबर उन्हें मिल गया। अधिवक्ता ने नूर के परिजन से बात की और पूरी घटना से अवगत कराया। पिता के जीवित होने की बात सुनते ही जलील खान की आंखों में आंसू आ गया। इसके बाद वह अपने बच्चे और परिवार संग मुजफ्फरपुर आया। अधिवक्ता से मुलाकात की। इसके बाद जेल पर जाकर पिता से मिला। नूर के बेटे ने बताया कि 5 साल पहले उनके पिता घर से भटक गए थे। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि नूर मोहम्मद जेल में ही है। बताइए, पिता की बेल हो गई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? खूब बड़ा खुश हो गया, बेल हो गया। 5 साल पहले पापा का ससुराल मिलेगा हो गया, मुझे पापा रो रहा, मैं भी रो रहा। आज तो पापा का बेल हो गया, इसमें ज़्यादा खुशी हो रहा। दीदी को धन्यवाद कैसे देगा इसको मैंने मालूम नहीं कि दीदी को क्या बोलेगा। दीदी को बड़ा खुश करेगा। उम्मीद था मिलने का? हाँ जी, उम्मीद था पहले मिलने का? पहले मिलने का नहीं था, अब तो मिल गया। अब तो मिल गया। आप लोग मान चुके थे कि उनकी पापा का? आपका? जलील खान। आपको क्या लगा था, मतलब जब आप काफ़ी खोजबीन किए तो फिर आप आशा छोड़ चुके थे? मौत मर गया, ऐसे मालूम हो गया। आप लोग अंतिम संस्कार भी किए थे क्या? उनका दाह संस्कार वगैरह किया था? किए थे क्या पिता का? हाँ जी, दाह संस्कार कर दिए थे? कर दिया था। अच्छा, माता जी जीवित हैं? नहीं, मर गया। पापा का मालूम नहीं है, 2 साल मर गए मेरे माता। माने पापा के गायब होने के कितने साल बाद? 2-3 साल बाद में। 3 साल बाद माता जी का देहांत हो गया। अच्छा, अभी घर में कौन कौन लोग हैं? मेरा 6 बहन, 3 भाई और कुछ नहीं। आप क्या काम करते हैं? और मजदूरी का काम करते हैं। और ये क्या करते थे पापा आपके, क्या काम करते थे पापा पिताजी? मिस्त्री का काम करते हैं। यहाँ पर किस काम से आए हुए थे हथौड़ी यहाँ में? पे? हाँ, यहाँ पे तो ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया तो पैदल से आ गया। ऐसे ही चले आए थे? हाँ। कब से ब्रेन का प्रॉब्लम था? वो 12 साल 14 साल हो गया। कोई घटना घटी थी या इसी तरह? नहीं, हट वो सब हो गया। आप अचानक से हुआ था? केस में क्या स्टेटस है अभी जो बंदी था? अभी इसमें बेल करवा दिए हैं। आज बेल हो गया है और अभी छूट करके आएगा वो जेल से, नूर मोहम्मद खान। कितनी इसमें टेक्निकली काफ़ी मेहनत करना पड़ा? बहुत मेहनत करना पड़ा है। 3 महीने से जब से ये केस मिला है तो राज ही मेन जो नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि क्या हम फाइल करें, केस कैसे फाइल करें, बेल कैसे जमानत पे उसका करवाएं। तो खैर 3 महीने से वो नेट पे सर्च करते करते राज्य त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में सर्च करते करते खैर मिल गया। वहाँ के प्रशासनिक सहायता से मिल गया और अब उसकी फैमिली से कांटेक्ट हुई। फैमिली भी यहाँ आ गई है। अभी ये फैमिली है, ये उनके बेटा है, इसका नाम है जलील खान और ये दोनों बेटी है जो बच्चे के साथ अपने आई है और यहाँ पहुँच गई। कल सुबह में पहुँची है और कल ही इसको ले जा करके जेल पर मिलवा दिए हैं उसके पिता से। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोने लगे, बहुत खुश हुए और मुझे भी बेहद खुशी हुई कि मैं मेहनत की तो सफल हुई। कितना टाइम ड्यूरेशन लगा था इस पूरे कार्यकाल में? हमको 3 महीना से इसमें लगे हुए हैं और इधर लगभग 10 दिन से बिल्कुल सुबह शाम एकदम टाइम पर खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं। एकदम टेंशन बना हुआ था, कैसे इसको निकालें हम, इसका कैसे कंफर्म करें इसका। किस थाना का मामला था? हथौड़ी थाना। क्या परिचय हुआ अपना? जमानत किसी शर्त पे मिला है या फिर? जी, जमानत मिला है कि हर डेट जो इस पे डेट पड़ेगा उस पर इसको लाना है, आ जाएगा डेट पे
और 5000 का एक बिल अर्थदंड। जी। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड में अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन ने प्रतिरोध मार्च निकालकर केशव चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। किसान नेता यादव लाल पटेल ने कहा कि खाद का कालाबाजारी बंद हो और 266 रुपए प्रति बैग खाद का मूल्य निर्धारित हो और 2021 में फसल बर्बाद होने का मुआवजा किसानों को मिले, जिसकी मांग को लेकर आज पुतला दहन किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का साहिबगंज प्रखंड का अध्यक्ष है। मेरा नाम यादव लाल पटेल। और यह खाद का जो समस्या जो है वो पूरे बिहार में है नहीं, लेकिन स्टॉकिस्ट से लेके खुदरा व्यापारी तक ये लोग आपस में समझौता करके जिला कृषि पदाधिकारी से मिलकर साहिबगंज के कृषि पदाधिकारी से मिली भगत करके यहाँ पर कृत्रिम अभाव दर्शाकर ये यूरिया जो 266 रुपये प्रति बैग है उसको ना देखे कि यहाँ है ही नहीं, उसके नाम पर यहाँ पर एक नैनो यूरिया जो लिक्विड है, जो कभी लोग जानता भी नहीं था कि इस लिक्विड से क्या होता है, क्या बनता है, क्या बिगाड़ता है, उसका कोई एथेंटिक नहीं है। उसको लेकर ये लोग की दोनों लेकर 540 रुपये में बेचा जा रहा है, जो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरे हमारे खासकर साहिबगंज के किसान जो है वो त्राहिमाम पर है। यहाँ तक कि आप देखे भी है कि बिहार में एक आदमी लाइन में खड़ा होकर माने मृत्यु उसकी हो गई। इस ठंड में भी उसको यूरिया अगर नहीं मिल रहा है, गेहूं का फसल नहीं हो रहा है, तो इसी को लेकर आज हम पूरे बिहार में हमारा अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। मोतिहारी जिले के शंकर सरिया गांव निवासी चंदन कुमार सिंह और उषा देवी की शादी 2007 में हुई थी। शादी के कई वर्षों बाद भी जब उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने डॉक्टर ज्योति झा के निजी अस्पताल में IVF तकनीकी से संतान प्राप्ति का प्रयास किया। शादी के 15 साल बाद उषा देवी को सोमवार की देर रात 4 बच्चों को जन्म दिया। 3 लड़के और 1 लड़की का जन्म ऑपरेशन के बाद हुआ। चारों बच्चों का वजन बेहद कम होने और तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल केजरीवाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और सभी के इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज कर रहे डॉक्टर चिन्मय शर्मा ने बताया कि 4 बच्चे मोतिहारी जिले से आए हैं, चारों भर्ती है, सभी का इलाज चल रहा है। समय से पहले बच्चे का जन्म हुआ है, सभी बच्चे की हालत गंभीर है, पर इलाज के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। वहीं बच्चे के पिता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि शादी के 15 साल के बाद बच्चे हुए हैं, जिससे परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। पत्नी मोतिहारी में भर्ती है और बच्चे मुजफ्फरपुर में भर्ती है। वही शादी 2017 के करीब हुआ और आपको 15-16 साल के उपरांत बच्चा का डिलीवरी इश्यू हुआ। तो लगता है एक साथ 4 बच्चे हुए, मतलब कहीं ना कहीं अजूबा लग रहा है। अजूबा तो लग रहा है। खुशी होगी जी, खुशी तो है ही। क्या क्या हुआ है बच्चे? 3 लड़का है और 1 लड़की है। अभी थोड़ा स्थिति गंभीर बनी हुई है। हाँ, अभी तो स्थिति गंभीर बनी हुई है। कब यहाँ लाए थे? कल शाम को हम लोग लाए थे। वहाँ से रेफर किया गया? हाँ, वहाँ से डिलीवरी कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी? डिलीवरी डॉक्टर ज्योति झा के पास उन्हीं का इलाज सब चल रहा था। और कल जब ऐसा फीलिंग हुआ तो हम लोग लेकर आए वहाँ पे वो देखे ओखे तो बोले कि ऐसा काम है, डिलीवरी होने वाला है, तो ऑपरेशन के थ्रू उनका डिलीवरी हुआ। जब पहले से जानकारी नहीं थी कि 4 बच्चे हैं? नहीं, पहले से जानकारी नहीं थी। एक साथ 4 बच्चे? हाँ, नहीं, पहले से जानकारी 3 ही बच्चे का था, 4 बच्चे का नहीं था। एक साथ 4 बच्चे 17 साल के बाद कहीं ना कहीं खुशी घर में होगी। हाँ, तो खुशी तो थी, मगर इतना अति था। खुशी के साथ साथ और भी दिक्कतें हैं हम लोगों के साथ में। हम लोगों के साथ में दिक्कत ये है कि हम लोग किसान मजदूर हुए, सब खेती बाड़ी से हम लोग करते हैं और उसी में अब सब यही सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 4 बच्चे भर्ती हुए हैं, ठीक है, रात में भर्ती हुआ है। चारों लो बर्थ वेट बेबी है, चारों ऑक्सीजन पे है। 1 बच्चा जो है पहली लड़की है, 3 लड़के हैं और चारों लो बर्थ वेट में है। एक का 600 ग्राम है, एक का 1 केजी 300 ग्राम है, 1 केजी 700 ग्राम है, 1 केजी 400 ग्राम है। अभी चारों ऑक्सीजन पे है। एक उसमें सांस की छोटी वाली मशीन पे है, CPAP पे है
अभी ऑक्सीजन पे है तो चारों गंभीर अवस्था में है, देख रेख किया जा रहा है। सर एक साथ 4 बच्चे को कुछ अजूबा सा नहीं लग रहा है? ये अजूबा है, रेयर तो है, लेकिन ऐसा पाया जाता है, ऐसा रेयर तो है लेकिन बहुत सारे में देखा गया है और बचने की प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन अभी सीरियस है। चारों मशीन पे है, चारों ऑक्सीजन थेरेपी चल रहा है उसका, अभी स्टेबल है बट क्रिटिकल। बताया जा रहा है कि 10 साल के बाद पहला इशू हुआ है। हाँ, ये ट्रीटमेंट के बाद शायद हुआ है, तो अभी देखते हैं। अभी तो चारों हम बच्चे के तरफ से बता सकते हैं कि चारों गंभीर है लेकिन स्टेबल में है। संगठन को धारदार बनाने और पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंगलवार को एक बैठक जिलाधिकारी रंजन कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय मिठनपुरा स्थित एक निजी सभागार में आयोजित की गई। बैठक का आरंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वंदे मातरम सामूहिक गान से किया गया। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि कार्यकर्ताओं में संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा एवं सेवा भाव ही एकमात्र वह विश्वास की शक्ति है जिससे उजानवत होकर ही हम संगठन के कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। संगठन की शक्ति से ही देश और समाज का विकास होता है। अतः हम सभी को एक मजबूत संगठन बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला के पदाधिकारी, हमारे जिले के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और विधानसभा प्रभारी और मोर्चे के अध्यक्ष को शामिल किया गया। ये बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ कमेटी की गठन पर था और मुजफ्फरपुर जिले में जो 3225 बूथ हैं, उस बूथ पर हम लोगों को मार्च से पहले बूथ कमेटी का गठन 21 सदस्यीय टीम का गठन कर लेना है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला हर एक बूथ पर 21 सदस्यीय कमेटी का गठन करेगी और हर बूथ पर हम लोग पन्ना प्रमुख बनाने का भी काम करेंगे। जो पन्ना प्रमुख, एक बूथ पर जितने पन्ने होंगे उतने का पन्ने प्रमुख होगा और 21 सदस्य होगा, जिसमें जिस इलाके का वो बूथ होगा वहाँ पर जिस वर्ग का बाहुल होगा उसके हिसाब से हम लोग इस बूथ कमेटी का गठन करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी चुनाव आए तो वो बूथ कमेटी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताने में कारगर साबित हो। और इसी अपेक्षा के साथ लेकर के हम लोग आज की इस बैठक को बुलाए गए थी। साथ में 11 तारीख को हम लोगों का समर्पण दिवस है। मंगलवार को 0 माइल स्थित एक निजी पैलेस में जिला सरपंच संघ का चुनाव पर्यवेक्षक प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की निगरानी में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मीनापुर के सरपंच मनोज कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष, काटी के सरपंच दिनेश कुमार को उपाध्यक्ष, मुरौल के सरपंच रीमा भारती को महासचिव सहित 7 पदों मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार सरपंच को चुनाव में न वोटिंग का अधिकार दिया है, न ही हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार सरकार ने एक भी स्थान दिया है। ऐसे में सरपंच अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसका लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। समाज के हित के लिए जिला सरपंच संघ की बैठक हुई, जिसमें जिला सरपंच संघ का चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से मनोज कुमार सिंह जी मीनापुर अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बोलिए जी। साथ ही उपाध्यक्ष श्री दिनेश ठाकुर जी कांटी, सचिव श्री धर्मनाथ शाह जी सरैया, कोषाध्यक्ष श्री शंभू राय साहेबगंज, प्रवक्ता श्री फरद आजम कटरा, संगठन प्रभारी श्री संजीव बिहारी जी बुछा, महासचिव श्रीमती विभा भारती जी ब्रौड़, बीमा भारती रीमा साफ करके लिखिए। कार्यकारिणी के सदस्य हुए गौरी शंकर पटेल अध्यक्ष मोतीपुर, श्रीमती सुमित्रा देवी अध्यक्ष कुरन्नी, श्री सुधांशु कुमार उपाध्यक्ष करना। मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है, जिसमें आज हम पे पूरे जिले के पंच और सरपंच विश्वास कर मुझे जिला का अध्यक्ष का पद दिए हैं। और मैं चाहूँगा जी, बोलिए। ये जो काल है, जो हम लोगों का कार्यकाल होगा, इसमें अनोखा कार्यकाल साबित करेंगे।
प्रदेश से लेकर अपने जिला तक, अपने पंचायत से लेकर प्रखंड तक, जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां निष्पक्ष होकर सदैव खड़ा रहूंगा। और मैं अपने संगठन के साथ जो हम लोग उपेक्षित हुए हैं, बिहार सरकार जो हम लोगों को उपेक्षित की हुई है, इस पर मैं सबसे पहला कदम उठाऊंगा। चूँकि हम लोगों को सरपंच बना दिया गया है, पंच मान लिया गया है, न एक वोटिंग का अधिकार है, न हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार सरकार में कोई स्थान दिया गया है। आज दिनांक गायत्री पैलेस में दूसरी बार जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए बैठक रखी गई है। इससे पहले भी बैठक रखा गया था, जिस पर कोरम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज सभी अध्यक्ष महोदय लोगों ने उपस्थित हुए, कोरम को पूरा करते हुए विधिवत तरीका से चुनाव हुआ है। किसी भी अलीगल काम नहीं किया गया है, विधिवत तरीका से सभी की उपस्थिति में चुनाव हुआ है, जिसमें जिलाध्यक्ष के रूप में मनोज जी और उपाध्यक्ष के रूप में मैं दिनेश ठाकुर। अगर आप अपने घर को किराए पर दे रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि शराब माफिया अब घरों को किराए पर लेकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शारदा नगर लेन नंबर 2 में एक ट्रांसपोर्टर के बंद घर का ताला तोड़कर 92 कार्टन शराब जब्त किया। घर में आगे से ताला लगा था और खिड़की से अंदर शराब के कार्टन रखे गए थे। उत्पाद निरीक्षक कुमार अविनम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में शराब होने की सूचना पर छापेमारी की गई, जहाँ से 92 कार्टन अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया। जब शराब के आधार पर कन्हौली मठ मोहल्ला निवासी अनिल कुमार महतो और मकान मालिक विशंबर कुमार श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज की गई है। विशंबर कुमार ने अनिल महतो को किराए पर मकान दे रखा था। हालांकि इस संबंध में कोई कागजात मकान मालिक की ओर से पेश नहीं किए गए हैं, जिसे लेकर 4 लोगों पर मामला दर्ज कर उत्पाद विभाग की टीम जांच में जुट गई है। कार्रवाई मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शारदा नगर लेन नंबर 2 में स्थित एक घर से शराब बरामदगी की गई है। इसमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शराब की बड़ी खेप एक घर में, शारदा नगर के एक घर में मंगाकर रखी गई है और जो कारोबारी हैं उन्होंने घर को ताला लगाकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह की सूचना पे अधीक्षक मद्य निषेध को जानकारी देते हुए और पहले घर को चिन्हित किया गया और उसके बाद जब घटनास्थल पर टीम पहुंची तो घर लॉक था। काफ़ी इंतज़ार किया कि कोई व्यक्ति घर के अंदर से आए। जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं महसूस हुई तो संबंधित आस पड़ोस के लोगों के सामने घर के अंदर टीम गई और खिड़की से झांकने पर एक कमरे में शराब की बड़ी खेप रखी हुई दिखी। कितनी खेप है ये? कितने लोगों पर केस वगैरह हुआ है? इस मामले में जो घर के मालिक हैं उन पे अभियोग दर्ज किया गया है। साथ में ही उनसे बातचीत में पता चला कि उन्होंने किराए पे मकान दिया हुआ है, तो जो किराएदार है वो भी काफ़ी समय से उस घर में रहता है, तो उस पर अभियोग दर्ज हुआ है। और उसके सिंडिकेट के 2 लोगों का और नाम पता चला शुरुआती तौर पे, तो उन सभी का नाम इस अभियोग में दर्ज किया गया है। कितने लोगों कुल 4 लोगों पे अभियोग दर्ज किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कितना शराब बरामद की है? शराब की मात्रा 91 कार्टन के करीब है और जो लीटर में 806 लीटर कहाँ से मंगवाई गई थी और कहाँ खपाने की तैयारी चल रही है? कुछ सूचना मिली है कि अर्ली मॉर्निंग में ये खेप आई थी और अभी ये निश्चित नहीं है कहाँ से आई थी, पर यह शराब जो है अरुणाचल प्रदेश का मैन्युफैक्चर्ड है और या तो कारोबारियों ने कहीं सामान खाली किया होगा या किसी गोडाउन से हो, पर ये सुबह ये खेप संबंधित घर में गई थी। ये सप्लाई करने का सेंटर भी था क्या कि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो वहाँ पे पहले भी स्टॉक किया गया था, पर इतनी बड़ी खेप है और इलाका चूँकि एक नया मोहल्ला डेवलप हो रहा है तो एक सुरक्षित जगह मान करके शराब कारोबारियों ने उस जगह को चुना होगा। अभी छानबीन में ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो वहाँ पहले भी भंडारण किया गया है या नहीं। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं? गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और जो भी जिनका भी नाम आया है चूँकि उन पर नज़र रखी जा रही है और जैसा ही कुछ होगा तो जल्द कार्रवाई की। बाढ़ के समय बांधों की सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड के जवानों को कई महीने बीत जाने के बाद भी आज तक किए गए काम का भुगतान नहीं किया गया, जिसे लेकर मंगलवार को होमगार्ड जवानों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जल्द से जल्द भुगतान की मांग की। होमगार्ड जवान राम पुकार सहनी ने बताया कि वर्षा ऋतु में बांधों की सुरक्षा के लिए हम लोग ने खुले आसमान के नीचे बारिश में खड़े होकर बांधों की सुरक्षा की है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक उन लोगों को किए गए कार्य का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर उन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द भुगतान की मांग की है। जो है मैंने आपदा प्रबंधक और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट द्वारा
2020 में ऐसे हम लोग को बांध सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया था। 4 माह से हम लोग ड्यूटी किए और 20 महीना बीत जाने के बाद भी ऐसे 344-45 जवान मुजफ्फरपुर जिला से जवान लोग निरीक्षक लोग ड्यूटी किए हुए हैं और 20 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक हम लोगों का भुगतान सीमान नहीं मिल पाया है। और इसी में से कोरोना से ऐसे हम लोग 2020 से ऐसे अभी तक जूझते रहे थे। बाढ़ इलाका में हम लोगों का घर द्वार पड़ता है और बाढ़ से भी पूरी तरह प्रभावित होने के कारण हम लोगों का आर्थिक स्थिति से इतना ऐसे डूब चुके हैं जो कि हम लोगों का ऐसे कोई सहारा नहीं है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है। हम क्या मांग कर रहे हैं डीएम साहब? मांग यही है कि हम लोगों का जो मैंने बांध सुरक्षा ड्यूटी में 4 महीना जो ड्यूटी किए हुए हैं उसका भुगतान किया जाए। महान स्वतंत्रता सेनानी खादी आंदोलन के जनक ध्वजा प्रसाद साहू के पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा की ओर से हाथी चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ कवि साहित्यकार उषा किरण श्रीवास्तव सहित उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महान गांधीवादी खादी आंदोलन के जनक, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी ध्वजा प्रसाद साहू जी की आज पुण्यतिथि है। कई वर्षों से माननीय राष्ट्रपति से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राम सजीवन ठाकुर जी की अध्यक्षता में इसी स्थान पर इनकी पुण्यतिथि का भव्य समारोह आयोजित होता था, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री, शहर के पूर्व मंत्री, गण्यमान्य लोग, शहरवासी आकर महामानव के प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करते थे। नागरिक मोर्चा कई दिन पूर्व ही जिला पदाधिकारी को एक पत्र देकर इस स्मारक स्थल जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, लबारिश अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, शहीदों और महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है, उसका नवनिर्माण कराने और साफ सफाई करने का आग्रह किया था कि आज उनके पुण्यतिथि पर कम से कम शहरवासी एकत्रित होकर महान कर्मयोगी के प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी सड़क और नाला निर्माण के नाम पर जो बालू, सीमेंट, ईंटा, पत्थर, बांस, बल्ला सब वहाँ रखा हुआ है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह लबारिश पड़ा हुआ है ध्वजा प्रसाद साहू का स्मारक स्थल। जिले में आवारा कुत्तों का दहशत जारी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं से कुत्ता काटने की घटना सामने आ रही है। स्थिति यह है कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन दर्जनों से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला तुर्की ओपी क्षेत्र के लदौड़ा गांव की है, जहां शौच के लिए जा रहे वृद्ध व्यक्ति आस मोहम्मद को कुत्ता ने काटकर लहूलुहान कर दिया। स्थानीय लोगों के जुटने पर कुत्ता भागा। आनंद फानन में लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां आस मोहम्मद का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि आज सुबह वह शौच के लिए गांव के समीप खेत में जा रहे थे। इसी क्रम में कुत्ता ने पीछा कर काट लिया। कुत्ते ने उनके पैर पर कई जगहों पर काटा है, जिससे वह काफी गंभीर होकर खेत में ही गिर गए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। क्या हुआ था? वो गए थे खेत में घूमने, आ रहे थे उधर से, बस कुत्ता एक था वही काट लिया। कहाँ की घटना है ये लदौड़ा का। थाना कौन सा पड़ता है? कुरहनी। कैसे काटा है कुछ बताया है? कितने बजे? वो लगभग 10 बजे जी। तो बता रहे शौच के लिए गए थे तो? हाँ, तो वही खेत में गए थे। कितना कुत्ता था? एक कुत्ता था। मतलब पाला हुआ कुत्ता था? नहीं, ऐसे पालतू वाला कुत्ता था। तो और भी गांव में ऐसे किसी लोगों को इससे पहले भी काट चुका है? इससे पहले तो अभी नहीं, बगल के गांव सुमेरा है, उसमें काट लिया। किस तरीके से काटा है? वो तो मैं लोग देखा नहीं, वो तो अकेले थे। कहाँ काटा है? वो पैर में काटा था। कितने जगह? एक ही जगह, बहुत ज़्यादा काट लिए हुए। बहुत डेंजर है। यहाँ पे इलाज के लिए क्या है? यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? बाइक से लेकर आए। अभी क्या ठीक है स्थिति? अभी तो ठीक है फिलहाल। क्या नाम है उनका? मोहम्मद आस मोहम्मद। उम्र कितना है?
उम्र वही 50 पार है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद दुलार है। घर कहाँ हुआ? लदौड़ा। सुधांजलि में प्रेम गीत के हस्ताक्षर गीतकार शिवदास पांडे का 88वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र मधुकर, डॉक्टर पुष्पा प्रसाद, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, उनकी सुपुत्री डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डॉक्टर महेंद्र मधुकर ने कहा कि शिवदास पांडे गीतकार के साथ साथ महत्वपूर्ण गायकार भी थे। उनकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की शुभकामनाएं निहित है। डॉक्टर शिवदास पांडे केवल मुजफ्फरपुर नगर के ही कवि, कथाकार, आलोचक और विचारक नहीं रहे हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय क्षितिज पर उनका सम्मान रहा है और बड़े पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कविता के क्षेत्र में केवल प्रेम की बातें तो वो करते हैं, और उसके साथ साथ जो एक सामाजिक विद्रूपता है, सामाजिक यथार्थ है, वास्तविकता है, उस पर भी रोशनी डालते हैं। उनकी दृष्टि व्यापक है और यूं कह सकते हैं आप कि एक सार्वजनीन चिंतन उनकी रचनाओं में मिलता है। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य, मनुष्य के साथ साथ उसकी समस्याएं, भीतर का चिंतन, बाहर और भीतर का सामंजस्य, ये उनकी रचनाओं की विशेषता है। प्रकृति को भी उन्होंने बहुत समीप से देखा है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि उनके उपन्यासों में पौराणिकता है, ऐतिहासिकता है, सामाजिकता है, और उसमें आप देखेंगे कि काल को भेद देने वाली जो दृष्टि होती है, वह दृष्टि उनमें प्रबल है। फिर उनका जो विचार पक्ष है वो भी तगड़ा है, व्यंग्य भी है, यानी कविता और साहित्य के क्षेत्र की जितनी भी बातें होती हैं वो आचार्य डॉक्टर शिवदास पांडे की रचनाओं में निहित है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगा कि वे बहुत जिंदादिल व्यक्ति थे, उनमें जीवनी शक्ति प्रबल थी। फिर भी आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार। Okay. Okay.